वेलकम डियर लर्नर्स। आज हम बात करेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस पे। तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस को समझने से पहले हमें समझना होगा कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। तो केमिकल रिएक्शन दिए गए डेफिनेशन के मुताबिक क्या होता है? केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंसेस। तो ऐसा क्या होता है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स होते हैं जो आपस में रिएक्ट होकर हमें एक नया प्रोडक्ट देते हैं, मोर देन वन प्रोडक्ट देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग रिएक्टेंट्स होते हैं वो अपना बॉन्ड ब्रेक कर लेते हैं, अपने आप को डिवाइड कर देते हैं वो। और क्या होता है, आपस में या तो जो आयंस हैं उन्हें एक्सचेंज कर लेते हैं या दोनों जुड़ के एक नया प्रोडक्ट देते हैं। तो इस नए प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के दौरान क्या होता है, ब्रॉन्ड्स एटम्स के एलिमेंट्स के बीच के बॉन्ड ब्रेक होते हैं और दोनों रिएक्टेंट्स क्या होता है, एक दूसरे के सुइटेबल एलिमेंट्स के साथ अपना नया बॉन्ड बना लेते हैं। और जब दूसरे एलिमेंट्स के साथ जब नया बॉन्ड बनता है तो हमें नया प्रोडक्ट मिलता है। तो यही है केमिकल रिएक्शन। चलिए पहला केमिकल रिएक्शन देखते हैं, हमारे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब पहला केमिकल रिएक्शन देखते हैं कि क्या है। तो पहला केमिकल रिएक्शन है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन कंबाइन होना, जुड़ना। तो हमें इसे समझ में आता है कि जब भी कोई रिएक्शन, जब भी किसी रिएक्शन में कंपाउंड्स सब्सटेंसेस जुड़ के नया कोई प्रोडक्ट दें तो उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन करते हैं। तो सिंपली से कह सकते हैं अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट्स इज नॉन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट दें तो उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन करते हैं। आइए देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर पहले ले लेते हैं एक्टिविटी 1.4। तो एक्टिविटी 1.4 क्या कहता है, टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विकलाइम इन अ बीकर। कैल्शियम ऑक्साइड और क्विकलाइम एक ही है, इसको CaO इसका केमिकल फॉर्मूला है। तो क्या करना है, उसे एक बीकर में लेना है और उसमें स्लोली वाटर ऐड करना है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया हुआ है। और क्या करना है, जब हम वाटर में क्विकलाइम में वाटर डालते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे बहुत विगरस रिएक्शन होता है। इतना रिएक्शन होता है कि बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करने लगता है, खोलने लगता है उसमें पानी। और उसमें क्या होता है कि जो हमारा बीकर है वो बहुत हेवीली गर्म हो जाता है। इसीलिए इसमें तो बहुत कम अमाउंट में कैल्शियम ऑक्साइड डाला हुआ है और वाटर बहुत ज़्यादा डाला हुआ है ताकि हीट एब्जॉर्ब करे। ज़्यादा बीकर गर्म ना होना तो फट जाएगा, नहीं तो ब्रेक हो जाएगा जो बीकर है। और इस प्रोसेस में क्या होता है, जब कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट किया जाता है, H2O के साथ रिएक्ट किया जाता है, तो ये हमें क्या देता है, ये हमें देता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, इसे हम क्या कहते हैं, स्लैक्ट लाइम भी कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम क्या है, स्लैक्ट लाइम भी कहा जाता है। तो इस एक्टिविटी में कुछ खास है नहीं, बस क्या बताना है, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स वाटर टू प्रोड्यूस स्लैक्ट लाइम और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिलीजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। और क्या होता है कि इस रिएक्शन के दौरान बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होता है। तो हम इसे कह सकते हैं, जैसे फोर्थ पॉइंट दिया, डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर? यस, द टेम्परेचर ऑफ द बीकर चेंजेस, राइजेस वेरी रैपिडली। आगे देखते हैं, डेफिनेशन तो हमने देख ही लिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है। अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट्स इज नॉन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आइए जान लेते हैं, ये कुछ फैक्ट दिया हुआ यहाँ पे। तो फैक्ट क्या कहते हैं कि हमने अभी देखा कि स्लैक लाइम कैसे प्रोड्यूस होता है। तो स्लैक लाइम प्रोड्यूस होने के लिए हमें कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करना पड़ता है। रिएक्ट करने से हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल जाता है और ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसे हम कहते हैं स्लैक लाइम। पहले के दिनों में जब घर के वॉल को पेंट किया जाता था तो ज़्यादातर
स्लैक लाइन से किया जाता था। जैसे कि आप अपने बड़े घर के बड़े से बुजुर्गों से पूछ सकते हैं कि पहले दिनों में घर की पुताई कैसे होती थी, पेंट कैसा होता था, तो ऑफकोर्स वो बताएंगे कि चूने से पेंट किया जाता था। तो चूने से जब पेंट किया जाता तो एक्चुअली वो पानी में मिला, क्विक लाइम को पानी में मिलाने के बाद स्लैक लाइम हो जाता था, फिर उससे पेंट किया जाता था। और जब पेंट ओवर द पीरियड ऑफ 2 to 3 days क्या होता था कि वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर जाता था, और रिएक्ट करने के बाद हमें क्या देता था, कैल्शियम कार्बोनेट। और ये कैल्शियम कार्बोनेट एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसा कंपाउंड है जिसका साइनिंग एक नेचर ही है, वो साइन करता है, जिसके कारण हमें जो वाइट वॉशिंग के बाद में हमें बहुत ही 2-3 दिनों के बाद में शाइनिंग फिनिश मिलता था वाल का। वाल जो था बहुत शाइनिंग हो जाता था। क्यों? क्योंकि अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कैल्शियम कार्बोनेट में बदल चुका होता है। तो यही है छोटा सा फैक्ट। और साथ साथ आपको ये बता दें कि आपने सुना होगा हम घरों में मार्बल यूज करते हैं, और आप कह सकते हैं मार्बल का अगर बेस्ट एग्जांपल दूं तो हम वन ऑफ द वंडर ऑफ द वर्ल्ड ताजमहल को सब कौन नहीं जानता है। तो ताजमहल जो है एक्चुअली वो मार्बल से ही बना हुआ है। तो और ख़ास बात यह है कि मार्बल जो है उसका केमिकल फॉर्मूला कैल्शियम कार्बोनेट है, जो कि हम अब पढ़ रहे हैं, जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट होकर कैल्शियम कार्बोनेट देता है। लेकिन वो पूरा का पूरा जो स्टोन बना हुआ है, जिस स्टोन से वो बना हुआ है, वो जो मार्बल है वो कैल्शियम कार्बोनेट ही है। तो देखिए इतनी इंटरेस्टिंग बात है कि ताजमहल कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ है। इसीलिए हम कहते हैं कि एसिड रेन के दौरान ताजमहल को नुकसान होता है। क्यों? क्योंकि एसिड कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्ट करता है और उसे कोरोड कर देता है, ख़राब कर देता है। तो खैर चलिए, वो तो हम आगे देखेंगे कि एसिड रेन किस तरह से ताजमहल को बर्बाद कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो अब तक के लिए यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड टू गिव कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। और एक्चुअली हम इसे देखें तो ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये एक बेस है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक ये एसिडिक इन नेचर है। और जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो हमें सल्ट देते हैं। सल्ट क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट एक तरह का सल्ट है और साथ में मिलता है वाटर। इसीलिए हम इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि सल्ट फॉर्म हो गया, नेक्स्ट कोई रिएक्शन का कोई कुछ होगा ही नहीं है, नॉर्मल हमें सल्ट और वाटर मिल जाता है। इसलिए इसे कैल्शियम एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। खैर हम आगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को अगले चैप्टर में देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे कम्बिनेशन रिएक्शन का। तो कम्बिनेशन रिएक्शन का देख सकते हैं, बर्निंग ऑफ कोल। कोल क्या है? कोयला है, कार्बन से बना हुआ है। जब कार्बन को हम बर्न करते हैं, जलाते हैं, जलाने का मतलब हुआ हम उसे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न कर रहे हैं और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन के साथ जब वो रिएक्ट होगा तो क्या होगा? कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा तो हमें क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड देगा। यहाँ पे कार्बन सॉलिड है, जो कोल होता है वो सॉलिड होता है। कार्बन जब बर्न करेंगे तो ऑक्सीजन एयर से आएगा, वो गैसेस फॉर्म में होगा, और जब दोनों रिएक्ट होगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड इन द गैसेस फॉर्म होकर उड़ जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये सबको पता है, वाटर का फॉर्मूला ही है H2O। तो जब हाइड्रोजन और वाटर ऑक्सीजन दोनों रिएक्ट होता है तो हमें देता है H2O। सिंपल सी बात है, ये कोई खास बात हर किसी को पता है। आगे देखते हैं। तो वही कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक नया डेफिनेशन आपको यहाँ मिल जाएगा। व्हेन 2 or more सब्सटेंसेस क्या हो सकते हैं? एलिमेंट्स होते हैं और कंपाउंड्स हो सकते हैं, कंबाइंस टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, द रिएक्शन आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो सिंपल वही बात है, 2 या 2 से ज़्यादा जब एलिमेंट्स हो या कंपाउंड्स हो आपस में रिएक्ट होके एक नया प्रोडक्ट देते हैं तो उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। हम अभी तक जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखिए, जो भी अभी तक रिएक्शंस देखते आ रहे हैं, तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि किसी में बीकर गर्म हो जाता है, बहुत हीट प्रोड्यूस करता है। तो ऐसे क्या होता है कि हम जो भी किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर हीट प्रोड्यूस हो रहा है, हमें
हीट अनुभव हो रहा है, फील हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो कि हीट रिलीज कर रहा है। अब जब कोई केमिकल रिएक्शन हीट रिलीज करेगा तो वैसे टाइप के केमिकल रिएक्शन को क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, क्योंकि हीट रिलीज कर रहा है। थर्मल से आता है, थर्मिक मतलब क्या, थर्मल मतलब हीट हो गया, एक्सो मतलब रिलीज करना, तो एक्सोथर्मिक हो गया। तो क्या बोल सकते हैं हम कि रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड along with the formation of product are called exothermic reaction। तो जब कभी भी हीट रिलीज हो प्रोडक्ट फॉर्मेशन के दौरान इन अ केमिकल रिएक्शन, तो उस टाइप के रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहते हैं। आइए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, आपको बायोगैस के बारे में हर किसी को पता है, गोबर गैस के बारे में हर किसी को पता है, क्योंकि हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो गोबर गैस होता क्या है, बायोगैस होता क्या है, हम इसे मीथेन के नाम से जानते हैं, CH4, जो कि बहुत अच्छा नेचुरल गैस है, बहुत अच्छे से जलता है। अब जब जलता है तो ऑफ कोर्स ऑक्सीजन तो इन्वॉल्व हो ही गया, बर्न करेंगे तो ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो गया। तो मीथेन को जब हम बर्न करते हैं तो हमें क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है, और साथ साथ हमें मिलता है वाटर, और इसके साथ साथ हमें मिलता है लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसीलिए तो गैस को बर्न करते हैं तो हमें खाना बना पाते हैं, क्योंकि एनर्जी रिलीज करता है, हीट रिलीज करता है। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। अगली बात से पॉइंट 2 देखिए, डू यू नो रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है या एंडोथर्मिक प्रोसेस है, इसे जानने के लिए हम पहले क्या जानना होगा हमें कि रेस्पिरेशन होता क्या है। तो रेस्पिरेशन का असली मतलब क्या है कि जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, कहाँ कंबाइन होता है, सॉरी रिएक्ट होता है, कहाँ रिएक्ट होता है, हमारे सेल्स में, हमारे बॉडी सेल्स में। जब इनहेल करते हैं ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू हमारे बॉडी सेल्स तक पहुंचता है, वहाँ पे क्या होता है, जो ग्लूकोज प्रेजेंट होता है उसके साथ हमारा ऑक्सीजन जो है वो रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करने के बाद हमें क्या देता है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, साथ साथ हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी देता है। बट हम मेनली एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करें तो हमें देखना होगा कि एनर्जी प्रोवाइड करता है कि नहीं। ऑफ कोर्स रेस्पिरेशन में जब ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट होता है तो हमें एनर्जी देता है, और ये अगर ये एनर्जी दे रहा है तो ये केमिकल रिएक्शन कैसा होगा, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन हो गया। यस, रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्लियर है। तो यहाँ पे दिखाया हुआ है ग्लूकोज C6H12O6, जो कि ग्लूकोज का फॉर्मूला है। जब भी 6 एटम्स मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या देता है, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसीलिए हम जब कभी थक जाते हैं, या रनर्स को आप देखोगे रनिंग करने के बाद जस्ट उन्हें साथ साथ ग्लूकोज दिया जाता है, तो ग्लूकोज क्या होता है, जाता है और इंस्टेंट एनर्जी हमें प्रोवाइड करता है। इसीलिए कह सकते हैं रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि इससे एनर्जी हमें मिलता है, इंस्टेंट एनर्जी। अगला देख लीजिए, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल एंटर इनटू कंपोस्ट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये जानकर रखिए कि जब हम वेजिटेबल वेस्ट जो होता है, जैसे खाने के सामान जब खराब हो गए या एक्सेस हो गए तो हम इसे फेंक देते हैं, तो ज़्यादातर कंपोस्ट सड़ता है, वो कंपोस्ट या कभी हम घर के पीछे गड्ढे एक गड्ढा करके उसमें डाल देते हैं, जो डिकम्पोजिबल है वेजिटेबल वेस्ट से, खाने के सामान, उसे जब डाल देते हैं तो एक समय के बाद वो सड़ने लगता है। जब सड़ता है तो वो जो उससे भी हीट रिलीज होता है, तो वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो देखिए अब दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन एक्टिविटी 1.1। एक्टिविटी 1.1 क्या था, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करना था और हमें क्या मिलता था, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता था। ऑफ कोर्स ये केमिकल जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, और साथ साथ ये जब बर्न होता है तो हीट भी प्रोड्यूस होता है इसमें, इसीलिए एक्सोथर्मिक भी है। तो ये केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन है और एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन भी कह सकते हैं इसे। चलिए अब आगे देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है क्या है, डिकम्पोजिशन जिसे
वर्ड को इस सुन के समझ में आ रहा है कि डिकम्पोजिशन का मतलब होता है डिकम्पोज हो जाना, मतलब टूट जाना, वन और मोर देन वन पार्ट्स में ब्रेक हो जाने को ही डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो आइए पहला एक्टिविटी 1.45 देखते हैं हम इस टॉपिक का पहला एक्टिविटी। तो क्या है कि हमें फेरस सल्फेट लेना है क्रिस्टल इन ड्राई बॉइलिंग ट्यूब, एक बॉइलिंग ट्यूब लेना है जो कि सूखा हुआ हो, और क्या करना है उसमें हमें फेरस सल्फेट डाल देना है, उसे हमें बर्नर पे बर्न करना है। तो जब हम बर्न करेंगे तो बर्नर पे करें या स्पिरिट लैंप पे करें, किसी भी करें, तो बर्न करेंगे तो क्या होगा, हम उस पर कुछ चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो पहले तो हमें यहाँ पे कहा गया कि नोट द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट। तो हम फेरस सल्फेट का कलर लेंगे तो क्या है, ग्रीन इन कलर। फेरस सल्फेट क्या होता है, ग्रीन इन कलर होता है। और जब हम इसे हीट करेंगे तो इसमें से कुछ निकलेगा, रिलीज होगा, ऑफ कोर्स ग्रीन इन कलर है। तो हम उसे स्मेल करने का कोशिश करेंगे कि जब हम हीट कर रहे होंगे तो स्मेल कैसे करेंगे। तो स्मेल करने के लिए हमें यहाँ पे दिखाया गया है क्या करेंगे हम पहले, एक तो जब हीट करेंगे तो हम उसे जो बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब होगा उसका जो माउथ होगा उसको हम अपने मुंह के फेस की तरफ नहीं रखेंगे, अपने बॉडी से दूर की तरफ, जैसे कि इसमें ये गर्ल चाइल्ड ने पकड़ा हुआ है। और दूसरी नंबर बात कि हम स्मेल करने के लिए कभी अपने फेस को उस टेस्ट ट्यूब के पास नहीं लेके जाएंगे। उसे क्या करेंगे, हम अपने हाथ से अब हवा को अपनी तरफ ब्लो करेंगे ताकि उसका जो उसमें से जो भी निकल रहा हो हमारे नोज की तरफ, नोस्ट्रिल की तरफ आए और हमें उसका गंध पता चले। ठीक है, तो हम इसे क्या महसूस देखेंगे हम कि हमें बॉयल होते समय जो ग्रीन कलर ऑफ द फेरस सल्फेट था वो अब चेंज हो गया, और साथ साथ जब हम स्मेल करेंगे तो हमें एक सड़े हुए अंडे के स्मेल की तरह का फील होगा, पंजेंट स्मेल। तो हम इसे क्या समझते हैं, जब सड़े हुए अंडे की तरफ जो पंजेंट स्मेल आता है वो एक्चुअली सल्फर डाइऑक्साइड का होता है, सल्फर ऑक्साइड्स का होता है। तो और जो आफ्टर हीटिंग जो कलर चेंज हो जाएगा हमारे फेरस सल्फेट का, वो अराउंड रेडिश ब्राउन हो जाएगा, क्योंकि जो फेरस सल्फेट ओवर हीटिंग क्या होता है वो 7H2O जो उसके साथ 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो होता है, एक्चुअल फॉर्मूला फेरस सल्फेट का जो होता है FeSO4 7H2O, मतलब उसके साथ 7 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। जब हीट करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाता है और क्या होता है कि हमारे पास रह जाता है फेरिक ऑक्साइड। तो अब जो हमारे पास आफ्टर हीटिंग अब जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो है फेरिक ऑक्साइड, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो फेरिक ऑक्साइड रेडिश ब्राउन इन कलर हो जाएगा, और साथ में हम जो स्मेल किए, हम जो सड़े हुए अंडे की तरफ पंजेंट स्मेल आ रहा था वो था सल्फर ऑक्साइड्स का, जो सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड के फॉर्म में यहाँ पे रिलीज हुआ। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे हालांकि इसके बारे में ब्रेक डाउन करके लिखा भी हुआ है, आप देख लीजिएगा, मैंने तो बता दिया, देखने की ज़रूरत है नहीं। अगला देखिए डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अभी हमने कैल्शियम कार्बोनेट को फॉर्म होते हुए देखा कि स्लैक लाइम जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट होता है तो कैल्शियम कार्बोनेट देता है। अब हम देखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन कैसे होता है। अब इधर रिएक्टेंट में हमारा होगा कैल्शियम कार्बोनेट और प्रोडक्ट में होगा क्या, कैल्शियम कार्बोनेट हमारे रिएक्टेंट में होगा सॉलिड फॉर्म में, और इसे हम डिकम्पोज करेंगे। डिकम्पोज करने के लिए क्या करेंगे, हम इसे हीट प्रोवाइड करेंगे, नीचे से हीट देंगे। तो जब हीट देंगे तो क्या होगा, ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक डाउन हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड में, मतलब क्विक लाइम में, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगा। तो आगे देखिए, हाँ और एक बात कि जब हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए हीट प्रोवाइड करते हैं, हीट देने के बाद वो केमिकल रिएक्शन होता है, तो ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जब हीट प्रोवाइड करने के बाद ही डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट दिया, उसके बाद ये ब्रेक डाउन हो गया कैल्शियम ऑक्साइड में, कार्बन डाइऑक्साइड में, तो क्या हुआ, ब्रेक डाउन हो गया, डिकम्पोज हो गया। तो ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसको हीट देकर
रिएक्शन को कैरी आउट किया जा रहा है, तो ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन को थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं या थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। चलिए ये हो गया। और कैल्शियम ऑक्साइड ऑल्सो कॉल लाइम और क्विक लाइम, ये तो आपको पहले बता दिया। अब देखिए इट हैज़ मेनी यूजेस, कैल्शियम ऑक्साइड का बहुत यूज़ है, बहुत तरीके से यूज करता है, स्पेशली ये सीमेंट फैक्ट्री में यूज होता है, तो ये याद रखिएगा, आपके काम में आएगा। चलिए अब देखते हैं हम अगला एक्टिविटी 1.6। तो इसमें क्या किया गया, क्या कहा गया कि 2 ग्राम लीड नाइट्रेट पाउडर ले लेंगे इन ए बॉइलिंग ट्यूब। हम क्या करेंगे, ये बॉइलिंग ट्यूब में सेम इस बार भी लीड नाइट्रेट पाउडर ले लेंगे। होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विथ पेयर टोंग जो प्लास्टिक जैसे आप देख रहे हैं जिसे पकड़ा हुआ है, ये टोंग है हमारा, ये जो हाथ में पकड़ा हुआ है ये टोंग है। और हीट ओवर अ फ्लेम, और वो बर्नर के ऊपर रख के हम उसे हीट करेंगे तो हमें क्या मिलता है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, नोट डाउन द चेंजेस इन इफ एनी। तो हमें क्या मिलता है इसमें कि इसमें से एक ब्राउन फ्यूम रिलीज होगा, धुआं एक लगेगा, जैसे ब्राउन कलर का एक धुआं निकल रहा है उसमें से। दिस फ्यूम्स आर नाइट्रोजन ऑक्साइड, एक जो फ्यूम निकल रहा है एक्चुअली ये नाइट्रोजन ऑक्साइड है। दिस रिएक्शन, और इसमें रिएक्शन क्या होता है ये देखिए, व्हेन लेड नाइट्रेट को हीट किया जाता है तो क्या होता है, लीड ऑक्साइड देता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देता है और ऑक्सीजन देता है। और ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है यही रिलीज होता है इन ब्राउन फ्यूम, ये ब्राउन फ्यूम के कलर के साथ उड़ जाता है, धुएं की तरह निकल जाता है। तो यही है लेड नाइट्रेट का रिएक्शन। ओवर एक्टिविटी 1.6 हमारे यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अब देखिए एक्टिविटी 1.7। तो एक्टिविटी 1.7 क्या है, सिंपल वर्ड्स में बता देता हूँ कि इसे इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। इसमें क्या किया जाता है कि वाटर को इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ब्रेक डाउन किया जाता है। तो वाटर हमें जैसे पता है कि वाटर इज मेड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, ये मिलके हमें क्या बनाता है, वाटर बनाता है। तो सिंपल एक सेटअप तैयार किया जाता है कि एक मग लिया जाता है, उसमें 2 कार्बन रॉड्स लगाए जाते हैं, फिर उसको एक 6 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है और उसके ऊपर इन्वर्ट करके दोनों जो कार्बन रॉड्स हैं, ग्रेफाइट रॉड, उसके ऊपर इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब लगा दिए जाते हैं। फिर नीचे से कॉक से बंद कर दिया जाता है, देखिए यहाँ पे नीचे कॉक से बंद कर दिया जाता है और उसमें क्या किया जाता है कि ये सेटअप ऐसा बनाने के बाद उसे कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है। जब इसे हम कुछ समय के लिए बिना डिस्टर्ब किए हुए छोड़ देते हैं तो क्या होता है कि हम आफ्टर अ वाइल देखेंगे कि उसमें धीरे धीरे बबल्स आ रहे हैं और जो टेस्ट ट्यूब के अंदर वाटर है उसका लेवल कम हो रहा है और लेवल कम हो रहा है। तो वाटर का लेवल जो कम हो रहा है उसमें भी डिफरेंस होगा। जिस ट्यूब में हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है उसमें ज़्यादा वाटर कम हुआ होगा और जिसमें ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है उसमें कम वाटर रिलीज हुआ होगा। एक्चुअली देखेंगे तो ये हाफ के आसपास होगा, जिसमें हाइड्रोजन रिलीज हुआ होगा उसका हाफ ऑक्सीजन रिलीज हुआ होगा दूसरे ट्यूब में। तो इससे हम पता चलता है कि हाइड्रोजन 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, इसलिए 2 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन एक ट्यूब में रिलीज हुआ है, मतलब पानी कम हो गया है, वाटर का लेवल डाउन ज़्यादा हो गया है और दूसरे वाले में कम लेवल डाउन हुआ है। जिसमें कम लेवल डाउन हुआ होगा वो ऑक्सीजन होगा। और इसे चेक वेरीफाई करने के लिए हम ऑफकोर्स जिसमें हाइड्रोजन है उसके सामने हम अगर या उसको टेस्ट ट्यूब को निकाल के उसके सामने फायर लगाएं तो पप का साउंड होगा। तो ये साउंड भी हमको कंफर्म कराता है कि इसमें हाइड्रोजन है। तो खैर छोड़िए, हमें यही चेक करना था, मतलब यही बताना था इसमें कि इलेक्ट्रोलाइसिस से भी वाटर को डिकम्पोज किया जाता है और इसे हम इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर भी कहते हैं। चलिए अगला रिएक्शन देखते हैं 1.8। 1.8 क्या है, सिल्वर क्लोराइड को लेना है ना चाइना डिश। चाइना डिश हम क्या करेंगे, सिल्वर क्लोराइड को लेंगे, सिल्वर क्लोराइड जो कि कलरलेस है और उसे क्या करना है कि सनलाइट में प्लेस कर देना है।
तो सनलाइट में प्लेस करने का मतलब है कि जो भी रिएक्शन होगा इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होगा। तो जैसे हम सनलाइट में प्लेस कर देते हैं तो क्या होगा, जो हमारा कलरलेस सिल्वर क्लोराइड है वो अब ग्रीन कलर हो जाएगा। ग्रीन कलर क्यों होता है? क्योंकि जब सनलाइट में वो पड़ता है तो पड़ने के साथ साथ उसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है इन प्रेजेंस ऑफ फोटोन्स और क्या कहते हैं सनलाइट, और उससे क्लोराइड जो होता है वो रिलीज हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ गैस और बच जाता है वहाँ पे सिल्वर जो कि ग्रीन कलर है। चलिए यहाँ पे दिया भी हुआ है, देखिए सिल्वर क्लोराइड सनलाइट के प्रेजेंस में सिल्वर और क्लोरीन देता है। सिल्वर जो होता है गैसियस फॉर्म सॉलिड फॉर्म में है और क्लोरीन जो है वो गैसियस फॉर्म में है। तो गैसियस फॉर्म में जो उड़ गया तो और बचा क्या हमें चाइनाडिस में बचेगा सिल्वर, इसीलिए हम उसे ग्रीन कलर देख पाते हैं। अगला अगला देखेंगे हम कि उसी तरह का अगला सब्सटेंस कंपाउंड दिया हुआ है सिल्वर ब्रोमाइड, जो कि हल्का पेलिन कलर होता है, सॉफ्ट पेलिन कलर होता है पेलियल। तो इसको हम जब सनलाइट में रखते हैं तो क्या होता है कि ये भी सेम तरह से रिएक्ट कर जाता है। इसमें क्या होता है, ब्रोमीन जो होता है वो गैस बन के उड़ जाता है और हमारे हाथ बच जाता है सिल्वर, सॉलिड सिल्वर जो कि ग्रीन कलर होता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आजकल तो हम ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोज़ कैमरा से शूट नहीं करते हैं। पहले के दिनों में ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो बनाया जाता था, फोटोग्राफी के दौरान वो कैमरे में खींचा जाता था, फिर नेगेटिव आती थी। तो उस दौरान जो फ़ोटोज़ बनते थे उसमें यही रिएक्शन का यूज किया जाता था मतलब ये कंपाउंड्स यूज करते, या तो सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड यूज किया जाता था और इस प्रोसेस से ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोज़ को बनाया जाता था। देखिए, तो अब देखिए रिएक्शन होने के कितने सारे तरीके, कैसे कैसे रिएक्शन होते हैं, या तो हीट प्रोवाइड करके, या लाइट प्रोवाइड करके, या इलेक्ट्रिसिटी के प्रोवाइड करके। तो हम इलेक्ट्रिसिटी, लाइट और हीट, इससे जो ब्रेकिंग डाउन ऑफ रिएक्टेंट्स होते हैं, सो इससे भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कैरी आउट किया जा रहा है। ठीक है, और इसमें हमको क्या समझ में आ रहा है कि इसमें हम जो रिएक्शन हो रहा है इसमें हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। तो जिस भी केमिकल रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होगा या हीट मिलने के बाद ही रिएक्शन कैरी आउट होगा, तो ऐसे रिएक्शंस को एंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो चलिए आगे देखते हैं, कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो ये फॉलोइंग एक्टिविटी में क्या है कि हमें बेरियम हाइड्रोक्साइड लेना है, BaOH होल ट्वाइस। इन अ टेस्ट ट्यूब add 1 gram of ammonium chloride NH3Cl and mix with the help of rod। तो इसे जब हम रॉड से मिक्स करेंगे तो क्या होगा कि इसमें बेरियम हाइड्रोक्साइड और एमोनियम क्लोराइड रिएक्ट होगा और हमें क्या देगा, बेरियम क्लोराइड देगा, एमोनिया देगा और वाटर देगा। और ये एक तरह से एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ये हीट को एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए हमें उसे एंडोथर्मिक रिएक्शन कह सकते हैं, नहीं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। अब देखिए, तो आइए अब क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अ सोल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। किस सब्सटेंस का सोल्यूशन यूज किया जाता है वाइट वॉशिंग के लिए? ऑफ कोर्स क्विक लैम, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। तो X हमारा क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है। नेम द सब्सटेंस X एंड राइट इट्स फॉर्मूला। तो हम अभी मैंने जैसे बताया, X क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड होगा और इसका फॉर्मूला क्या होगा, CaO। राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस X, नेम इन वन एवोव विथ वाटर। तो हम इसे क्या करेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट कर देंगे, क्या मिलेगा हमको, स्लैकलाइम मिलेगा। सिंपल सी बात है। तो इसके बाद क्या है, व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन one of the test tube in activity 1.7 double of the amount collected in the other, name this gas। तो क्या है, हमने एक्टिविटी
1.7 क्या दिखा, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में क्या होता है, एक में हमें ऑक्सीजन मिलता है और एक में क्या मिलता है, हाइड्रोजन मिलता है। तो सिंपल सी बात है कि जिसमें ऑक्सीजन मिलता है वो क्या होगा, हाफ होगा, और जिसमें हाइड्रोजन मिलता है वो डबल होगा, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल में हमें क्या मिलता है, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन मिलता है। इसीलिए दोनों टेस्ट ट्यूब में अलग अलग अमाउंट ऑफ गैसेस प्रेजेंट होते हैं। तो ये है कलेक्ट होने का कारण क्या है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। इसलिए हमको एनोड पे 1 एटम ऑफ, देखिए हम देख सकते हैं एनोड पे हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, और कैथोड जो हमारा ये एनोड है, एनोड रॉड, ये वाला एनोड रॉड है, इसमें ऑक्सीजन मिलता है, और ये जो कैथोड रॉड है इससे हमें क्या मिलता है, हाइड्रोजन मिलता है। तो यहाँ पे देखिए जो गैस ऊपर भरा हुआ है ये ट्वाइस ऑफ दिस है, 2 गुना है। तो इससे हम क्या समझ में आता है कि इसमें ऑक्सीजन और इसमें हाइड्रोजन है, इसमें हाइड्रोजन है, इसमें ऑक्सीजन है। चलिए, तो ये कारण समझ में आ गया कि हमें 2 हाफ और डबल क्यों मिलता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। चलिए आगे देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, तो हमें नाम से ही समझ में आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब डिस्प्लेस हो जाना, अपना प्लेस बदल लेना। तो यही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसके लिए दिया हुआ है, तो आइए हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, डिस्प्लेसमेंट नाम से ही समझ में आता है, डिस्प्लेस हो जाना, अपने प्लेस से दूसरे प्लेस पे चला जाना, या दूसरे प्लेस से पहले प्लेस पे आ जाना। तो इससे क्या होता है, इसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, वर्ड से जैसे समझ में आए। तो हम आगे देखेंगे, एक एक्टिविटी दिया हुआ है हमें, एक्टिविटी 1.9। तो इसमें क्या किया गया है, 3 nails, टेक 3 nails एंड क्लीन देम बाय रबिंग विथ सैंड पेपर। क्या करना है, 3 नेल लेना है और इसको सैंड पेपर से साफ कर लेना है। क्यों साफ करना है, ऑफकोर्स इसके ऊपर नेल्स हैं, आयरन प्रोडक्ट है, इसके ऊपर ऑक्सीडेशन हुआ होगा और फेरिक ऑक्साइड बन गया होगा, रस्ट बन गया होगा, जिसे हम क्या करेंगे, साफ कर लेंगे, ताकि हमें प्योर कंपाउंड, जो भी हमें आयरन के साथ रिएक्ट करवाना हो वो हमें प्योर कंपाउंड मिले, कोई इम्प्योरिटी ना रह जाए। चलिए, टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स, मार्क ए एंड बी। 2 टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं जिसको मार्क कर लेंगे ए एंड बी। नीचे टेस्ट ट्यूब टेक 10 ml कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। अब क्या करना है, दोनों टेस्ट ट्यूब में हमको 10 ml करके कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ले लेना है। टाई 2 nails, iron nails with a thread and immerse them carefully in the copper sulfate solution in test tube B for 20 minutes. Keep one iron nail aside for comparison. अभी क्या करना है, देखिए हमने 2 टेस्ट ट्यूब लिया था, इसमें से एक टेस्ट ट्यूब में, दोनों टेस्ट ट्यूब में हम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डालें। अब क्या करना है, टेस्ट ट्यूब एक को साइड में रख देना है, टेस्ट ट्यूब बी में क्या करना है, 2 आयरन नेल्स को बांधना है, हमको थ्रेड से, धागे से बांधना है और उसे उसमें इमर्ज कर देना है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया हुआ है, और उसे छोड़ देना है कितने मिनट, 20 मिनट के लिए। और 20 मिनट, और जो एक आयरन नेल बचा हुआ है उसे हम बाद में कंपैरिजन के लिए यूज करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आफ्टर 20 मिनट्स टेक आउट द आयरन नेल फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। 20 मिनट के बाद में हमको आयरन नेल्स को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से निकाल लेंगे। कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। अब ए वाले टेस्ट ट्यूब को लेके आएंगे, और जब नेल निकालने के बाद में जो हमारा टेस्ट ट्यूब बी में कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है उसके कलर के साथ हम पहले वाले टेस्ट ट्यूब ए में जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे। तो फिर हम क्या मिलता है, हमें ये मिलेगा कि जो टेस्ट ट्यूब बी है उसमें जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है वो फेड हो चुका है, हल्का पड़ चुका है, लेकिन टेस्ट ट्यूब ए है उसमें कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन हो डीप ब्लू में देखने को मिलेगा। चलिए आगे क्या बता रहा है, ऑल्सो कंपेयर द कलर ऑफ द आयरन नेल डिप्ड इन द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन विथ वन केप्ट असाइड। और हमने जो एक नेल, 3 नेल में एक नेल को अलग से रखा हुआ था और 2 नेल को हमने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डुबा दिया था। इमर्ज करने के बाद जब हम निकालते हैं तो हम पहले वाले एक जो नेल पड़ा हुआ था उसके साथ हम इस नेल को कंपेयर करेंगे। तो ऑफकोर्स हमें क्या मिलेगा कि कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में पड़ा हुआ था
तो ऑफकोर्स आयरन क्या करेगा, कॉपर सल्फेट से कॉपर को रिप्लेस कर देगा और वो बन जाएगा आयरन सल्फेट बन जाएगा, और हमारा कॉपर जो है नेल के ऊपर आके डिपॉजिट हो चुका होगा। तो हमारा भी नेल जो है उसका भी कलर चेंज हो चुका होगा इन कॉपर के कलर की वजह से, हल्का ब्राउनिश हो चुका होगा। तो आइए देखिए इसका रिजल्ट भी ऐसे ही है, कुछ दिया हुआ, देखिए कंपेयर किया हुआ है नेल्स को, आयरन नेल, पहले वाला आयरन नेल टेकन आउट फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। तो देखिए ये कॉपर कलर ब्राउनिश हो गया लगभग। उसी तरह से देखिए टेस्ट ट्यूब्स को, टेस्ट ट्यूब हमारा पहले वाला जो टेस्ट ट्यूब ये था, इसमें कोई रिएक्शन नहीं हुआ। दूसरा वाला जो टेस्ट ट्यूब, दोनों का कलर देखिए, कॉपर सल्फेट वाला एकदम ब्लू है, लेकिन जिसमें से हम रिएक्शन करवाए तो अभी उसमें क्या होगा, आयरन सल्फेट हो गया और कलर हमारा डीप ब्लू से लाइट ब्लू पे आ गया है और फेड हो गया है कलर, हम ऐसे कह सकते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आयरन जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है, आयरन जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है तो हमें क्या देता है, फेरस सल्फेट, आयरन सल्फेट देता है और कॉपर निकल जाता है। तो इस प्रोसेस में क्या हुआ कि जो सोल्यूशन है इसमें, जब हमने आयरन नील जब डाले हुए थे तो क्या हो रहा था कि आयरन नील से आयरन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में से कॉपर को रिप्लेस कर रहा था और बना रहा था आयरन सल्फेट। क्या बना रहा था, आयरन सल्फेट बना रहा था, और जो कॉपर उससे रिप्लेस हो रहा था वो वापस आके आयरन का प्लेस ले रहा था। उस नेल से जहाँ से आयरन निकला वापस कॉपर वहाँ पे आके चिपक जा रहा था। तो क्या हो रहा था कि हम अगर लंबे समय तक ये प्रोसेस कंटिन्यू करते रहे तो हमारा पूरा का पूरा आयरन नेल जो है वो कॉपर में चेंज हो जाएगा, और जो हमारा सोल्यूशन होगा वो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से हमारा बन जाएगा आयरन सल्फेट सोल्यूशन बन जाएगा। तो उसमें क्या दिख रहा है हमें, आयरन कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटा रहा है और खुद को अपने आप वहाँ प्लेस कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो इसीलिए क्या हो रहा है, कॉपर सल्फेट से कॉपर को आयरन हटा पा रहा है, डिस्प्लेस कर पा रहा है और खुद को उसके साथ कंपाउंड फॉर्म करने में कर ले रहा है। तो क्या हो रहा है, आयरन कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट होकर कॉपर और आयरन सल्फेट दे रहा है और कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहा है। इसी तरह से हम और कुछ एग्जांपल्स है वो देख लेते हैं। जैसे कि देखिए जिंक सल्फेट है, और सॉरी जिंक और कॉपर सल्फेट, जिंक सॉलिड लेते हैं, कॉपर सल्फेट लेते हैं, सेम प्रोसेस अगर हम लोग कैरी आउट करते हैं तो क्या होगा, इसमें से भी जिंक मोर रिएक्टिव है कॉपर से, तो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, बन जाएगा जिंक सल्फेट बन जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा। सेम अगर देखते हैं लेड को अगर हम लोग रिएक्ट कराते हैं कॉपर क्लोराइड से तो हमें क्या मिलेगा, लेड क्लोराइड मिलेगा और कॉपर अलग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें जो लेड है वो है मोर रिएक्टिव देन कॉपर है। इससे क्या होगा कि हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पे हमें देखने मिलता है। इससे लेड जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और हमें मिलेगा लेड क्लोराइड मिलेगा और कॉपर मिलेगा सॉलिड अलग से। तो ये जो है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल था। तो ये क्या हुआ, डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स ऑक्साइड कंपाउंड सॉरी। चलिए अगला देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अब तक जो देखा सिंगल डिस्प्लेसमेंट था, जिंक कोई भी एक एलिमेंट था वो सामने वाले कंपाउंड से उसको डिस्प्लेस करके आप खुद उसके साथ एक कंपाउंड फॉर्म कर ले रहा था। अभी क्या देखेंगे हम, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट नाम से ही पता चला है, डबल डिस्प्लेसमेंट, दो बार डिस्प्लेसमेंट होगा। पहले वाले में एक एलिमेंट जाता था दूसरे को हटा के कंपाउंड फॉर्म कर लेता था और उसमें जो एलिमेंट रहता था वो अलग से एक्स्ट्रा सॉलिड में रह जाता था। अब इसमें क्या है कि डबल डिस्प्लेसमेंट है। तो इसके लिए हम पहले एग्जांपल देख लेते हैं, धीरे समझ जाएंगे। और एक्टिविटी 1.10 एक्टिविटी है, हम इसे देख लेते हैं। क्या करना है, हमें सोडियम सल्फेट लेना है, सोल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब में हमें सोडियम सल्फेट लेना है और दूसरे टेस्ट ट्यूब में हमें 3 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड लेना है। सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड मिक्स 2 सॉल्यूशंस, दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स कर देना है। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, हम क्या मिलेगा, हमें एक वाइट सब्सटेंस मिलेगा। जब रिएक्शन होगा तो रिएक्शन होने के बाद हमें क्या मिलेगा, एक वाइट सब्सटेंस मिलेगा जो बेरियम सल्फेट का होगा।
रिएक्शन होने के बाद हमें क्या, एक्चुअली हमें रिएक्शन के बाद मिल क्या रहा है, जब हम सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को रिएक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो बेरियम सल्फेट जो होता है ये इनसॉल्युबल होता है और ये वाइट सब्सटेंस होता है। कुछ हमें वाइट सब्सटेंस मिलेगा पीपीटी के फॉर्म में, हमें नीचे जो टेस्ट ट्यूब है इसके नीचे बैठते हुए दिखेगा, सेटल डाउन होता रहेगा। तो क्या है वो पीपीटी फॉर्म में जो हम प्रेसिपिटेट जो हो रहा है वो बेरियम सल्फेट है और इसके साथ हमें मिल रहा है सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड क्या है, नॉर्मल सल्ट है, वो क्या होता है वाटर में हमारा डिजॉल्व हो जाएगा और वो हमें सॉल्युबल है तो हमें वो दिखेगा नहीं। तो हमें दो प्रोडक्ट मिलते हैं। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, तो अब देखिए सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड जब रिएक्ट होता है तो क्या, सोडियम देखिए अब बेरियम का प्लेस ले लिया तो क्या बना लिया, सोडियम क्लोराइड बना लिया, और बेरियम क्या सोडियम का प्लेस ले लिया तो बेरियम सल्फेट बना लिया। तो देखिए दोनों एक्सचेंज हो गए हैं आपस में, दोनों ने अपना प्लेस एक्सचेंज कर लिया है। तो इससे हमें दो डिस्प्लेसमेंट देखा जा रहा है। अगर कहें तो बेरियम ने सोडियम को रिप्लेस कर दिया, सोडियम ने बेरियम को रिप्लेस कर दिया, तो हमें क्या मिला, डिस्प्लेसमेंट दो तरह का होता है। क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह सकते हैं इसमें। तो देखिए इसमें वाइट पीपीटी फॉर्म पाएगा रिएक्शन। चलिए देखिए, रिएक्शन इन विच देयर इज अ एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जैसे बताया आपको कि जो दो रिएक्टेंट्स हैं वो आपस में क्या करते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं, क्या आयंस एक्सचेंज कर लेते हैं। जैसे बेरियम सल्फेट और क्या था, ये हमारा बेरियम क्लोराइड था और सोडियम सल्फेट था, तो इन्होंने अपना आयन एक्सचेंज कर लिया, हमारा क्या मिला, बेरियम सल्फेट मिल गया और सोडियम क्लोराइड मिल गया। तो इन्होंने दोनों अपना आयन एक्सचेंज कर लिया, इसलिए इस टाइप के रिएक्शन को क्या कहते हैं, हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो अब रिकॉल एक्टिविटी 1.2, अब एक्टिविटी 1.2 को भी जरा देख लेते हैं। क्या बोला गया है, वेयर यू हैव मिक्स्ड द सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड। हमने एक्टिविटी 1.2 में क्या किया था, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम क्लोराइड को रिएक्ट किया था। तो इसमें क्या होता था, व्हाट वाज द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट। तो हमने प्रेसिपिटेट जो आया था वो येलोइश कलर का आया था, येलो कलर का। वो क्या प्रेसिपिटेट क्या था, किस चीज़ का प्रेसिपिटेट था, वो लेड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट था। कैन यू नेम द कंपाउंड प्रेसिपिटेटेड, ऑफ कोर्स हम बोल सकते हैं वो लेड आयोडाइड था। अगला देखेंगे, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ दिस रिएक्शन। तो इसका बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन हम देख सकते हैं, आप कर पाइएगा, नहीं कर पाए सिंपल सी है, लेकिन तो आप कर पाएंगे, हालांकि इससे पहले बताया हुआ है लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड का रिएक्शन है। तो इसमें पोटेशियम क्या होता है, पोटेशियम नाइट्रेट हो जाता है और लेड आयोडाइड फॉर्म होता है, और इसको बैलेंस कर पाइएगा, हालांकि आपको बैलेंसिंग सिखा दिया गया है। इज दिस ऑल्सो अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑफ कोर्स ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, दोनों अपने आप में आयन्स एक्सचेंज कर ले रहे हैं। आप देख पा रहे हैं जैसे कि लेड आयोडाइड हो जा रहा है, पोटेशियम नाइट्रेट हो जा रहा है, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब देखिए अगला है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब सिंपल समझ सकते हैं, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है, किसी भी चीज़ के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट हो जा रहा है तो ऑक्सीडेशन है। रिडक्शन जिससे ऑक्सीजन निकल जा रहा है वो रिडक्शन है। देखिए सिंपल है, देखते हैं पहले क्या आता है हमारा एक्टिविटी 1.11। हीट चाइना डिश कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम कॉपर पाउडर। क्या करना है, कॉपर का पाउडर लेना है। अब हमें लेने के बाद क्या करना है, उसको हमको चाइना डिश में लेकर उसको हीट करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो हम चाइना डिश में लेके जब भी कॉपर पाउडर को हीट करेंगे तो हम क्या होगा, पाउडर बिकम्स कोटेड विथ ब्लैक कॉपर 2 ऑक्साइड। तो ऊपर का जो सतह है, वो सरफेस ऑफ दैट पाउडर होगा ऊपर से, वो क्या होगा, ब्लैक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा और वो बन जाएगा कॉपर ऑक्साइड। तो ये जो
कॉपर ऑक्साइड फॉर्म हो गया, ये क्या हो रहा है, हमको ऑक्सीडेशन दिखा रहा है कि कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर गया, कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर गया और हमें क्या दिया, कॉपर ऑक्साइड दिया। तो इस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कहते हैं। इफ हाइड्रोजन गैस इज प्लेस्ड ओवर दिस हीटेड मटेरियल, हम क्या करेंगे, और कॉपर ऑक्साइड जो हमको फॉर्म हो गया उसके ऊपर वापस हाइड्रोजन अगर हम डालते हैं, हाइड्रोजन उससे पास किया जाता है, तो क्या होगा, वापस वो कॉपर एंड वाटर में चेंज हो जाएगा, मतलब हमको फिर से कॉपर मिल जाएगा और क्या मिल जाएगा, वाटर मिल जाएगा, और ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस जो है वो फिर से ब्राउन में चेंज हो जाएगा। क्यों ब्राउन में चेंज हो जाएगा, क्योंकि उसके साथ जो ऑक्सीजन था वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर गया और हमारा प्योर कॉपर बच के आ गया फिर से वापस, और वाटर साथ साथ हमें देखने को मिलेगा। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये रिडक्शन हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, कॉपर से कॉपर ऑक्साइड से हमें वापस कॉपर मिल रहा है। कैसे मिल रहा है, ऑन पासिंग हाइड्रोजन। तो इससे हमें क्या पता चला, इस हमें रिडक्शन ऑफ कॉपर ऑक्साइड पता चल रहा है। तो आप बोल सकते हैं अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। और दूसरा क्या बोलेंगे, इफ अ सब्सटेंस लूजेज ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, इट इज सेड टू बी रिड्यूस्ड। अगर ऑक्सीजन ऐड होता है तो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। अगर ऑक्सीजन रिमूव कर लिया जाता है, लूज हो जाता है, छोड़ देता है ऑक्सीजन को, तो क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। जैसे कि इसके केस में देखिए हो रहा है, कॉपर रिएक्ट हो रहा है, ब्लैकिश कलर हो जा रहा है, वो हीट करते हैं, कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, कॉपर क्लोराइड कॉपर ऑक्साइड फॉर्म कर देता है जो ब्लैक इन कलर होता है, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। अब कॉपर ऑक्साइड जो है इस पर हम हाइड्रोजन पास कर देते हैं, हाइड्रोजन पास करने से क्या हो रहा है, ये वापस कॉपर और वाटर में आ जा रहा है, कॉपर अपने नॉर्मल स्टेज पे आ जा रहा है। तो क्या हो रहा है, ये कॉपर ऑक्साइड से कॉपर आ जा रहा है, तो क्या हो रहा है, इसमें से कॉपर ऑक्साइड से ऑक्साइड निकल जा रहा है, ऑक्सीजन निकल जा रहा है, और बच रहा है हमें कॉपर, प्योर कॉपर बच रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिलीज हो जा रहा है, तो ये हमारा रिडक्शन हो गया। तो अब इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, वन रिएक्टेंट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड व्हाइल द अदर गेट्स रिड्यूस्ड ड्यूरिंग ए रिएक्शन। अब देखिए यहाँ पे एक नीचे रिएक्शन दिया हुआ है, इसमें क्या है, एक ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, एक रिड्यूस हो रहा है। जैसे कॉपर ऑक्साइड जो है हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट हुआ तो क्या दिया, हमें कॉपर दे दिया, लेकिन जो हाइड्रोजन था इसके साथ ऑक्सीजन ऐड होकर वाटर आ गया। तो नीचे से अगर देखते हैं हम लोग कॉपर ऑक्साइड टू कॉपर देखेंगे तो ये रिड्यूस हो रहा है, वहीं अगर हाइड्रोजन से वाटर देखेंगे तो ये ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। तो एक ही इक्वेशन में, एक ही केमिकल इक्वेशन में, एक ही रिएक्शन में अगर हम दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देखने को मिले तो ऐसे को हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी कह सकते हैं या रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। नॉर्मली हम रेडॉक्स रिएक्शन ही वर्ड यूज किया जाता है। तो देखिए इसके अंदर one reactant gets oxidized while the other gets reduced during a reaction. Such reactions are called oxidation reduction reaction और redox reaction. तो आप अच्छे जहाँ तक उम्मीद है कि ये redox reaction आपको समझ में आया। एक ही रिएक्शन में हमें दोनों देखने को मिलेगा, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी। सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन और देख लीजिए, रेडॉक्स रिएक्शन के और दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं। एक जिंक ऑक्साइड है, कार्बन के साथ रिएक्ट कर रहा है, जिंक दे रहा है और कार्बन मोनोऑक्साइड दे रहा है। तो देखिए जिंक क्या हो रहा है, जिंक ऑक्साइड टू जिंक फॉर्म हो रहा है, मतलब हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे रिडक्शन देखने को मिल रहा है। वहीं अगर कार्बन का बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो रहा है, यहाँ पे कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड हो जा रहा है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, मतलब ये ऑक्सीडेशन हो जा रहा है। तो ये हमारा एक वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन है यहाँ पे, क्योंकि दोनों देखने को मिल रहा है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। सेम तरीके से हम देख सकते हैं कि यहाँ मैंगनीज ऑक्साइड जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट हो रहा है तो ये दे रहा है मैंगनीज क्लोराइड, वाटर एंड क्लोरीन। तो इसमें देखिए मैंगनीज ऑक्साइड जो होता है वो हमें क्या दे रहा है, रिड्यूस होके मैंगनीज क्लोराइड, और जो HCl है ये ऑक्सीडाइज्ड होके हमें क्या दे रहा है, क्लोरीन। तो इसमें भी हमें एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि जब ऑक्सीजन रिलीज हो तो वो ऑक्सीडाइज क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, और जब हाइड्रोजन रिलीज हो
तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो इसमें हमें ये देखने को मिल रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे इसका एक, तो इसको हम कैसे बोल सकते हैं, इफ़ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन और लूजेस हाइड्रोजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज ऑक्सीडाइज्ड। तो क्या बोलते हैं, अगर हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर कोई सब्सटेंस जो है जो ऑक्सीजन गेन करे या हाइड्रोजन लूज करे, ऑक्सीजन को, जैसे ये देखिए ऑक्सीजन गेन्स ऑक्सीजन एंड लूजेस हाइड्रोजन ड्यूरिंग रिएक्शन, तो उसे ऑक्सीडाइज्ड कह, वो इट इज ऑक्सीडाइज्ड, वो ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीडेशन हो रहा है अगर वो ऑक्सीजन गेन करता है या हाइड्रोजन रिलीज करता है। ठीक है, ऑक्सीजन गेन करे या हाइड्रोजन रिलीज करे, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। और सेम तरह से अगर बात करें, इफ अ सब्सटेंस लूजेज ऑक्सीजन और गेन्स हाइड्रोजन, अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन लूज कर दे रहा है और हाइड्रोजन को के साथ रिएक्ट कर रहा है, या तो ऑक्सीजन लूज कर दे या हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर जाए, तो ऐसे केसेस में क्या कहते हैं, ऐसे रिएक्शन को हम रिड्यूस, उसको कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन हो गया या रिड्यूस हो गया वो। समझ में आया, ऑक्सीजन का एड होना, हाइड्रोजन का लूज होना, ये हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीजन का लूज होना, हाइड्रोजन का गेन होना, ये कहता है रिडक्शन रिएक्शन। यहाँ पे देख लीजिए, व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन burns with a dazzling flame in air and changes into a white substance, magnesium oxide. Is magnesium being oxidized or reduced in the reaction? तो आपको मैग्नीशियम रिबन जब बर्न की थे एक्टिविटी 1.1 में, तो क्या होता है, मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करते तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। ऑफ कोर्स ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ना ही कि रिडक्शन। तो ये सिंपल सी बात है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। समझ में आ गया हमें। हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ? क्या आप ऑक्सीडेशन रिएक्शन को एवरीडे लाइफ में देखे हैं? हाँ, आप देखें पर महसूस नहीं किए हैं। आज देखते हैं हम, जैसे कोरोजन। कोरोजन होता क्या है? कोरोजन होता क्या है? व्हेन ए मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट, सच एज मॉइस्चर हो गया, एसिड हो गया, एक्सेट्रा, इज सेड टू बी कोरोड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। जैसे कि देखिए, अगर हम नील को अगर रखते हैं, आयरन नील, या आयरन जो हम नॉर्मल आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देख ही रहे होंगे कि कहीं रॉड रखा हुआ है, आयरन रखा हुआ है, उस सडनली कुछ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, उसके ऊपर एक रस्ट फॉर्म हो जाता है, ब्राउन, रेडिश ब्राउन जंक लगने लगता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं जंक लगना। तो जंक लगने का मतलब क्या हुआ, वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया, आयरन क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया है। ऑक्सीडाइज होकर क्या हो गया, आयरन ऑक्साइड बना लिया, जिसे हम फेरिक ऑक्साइड कहते हैं। तो जो आयरन ऑक्साइड है उसी को कहते हैं हम जंक कहते हैं, और ये हमको ऑक्सीडेशन, ऑफ कोर्स आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो गया तो क्या मिला, ऑक्सीडाइज हो गया, तो हमको ऑक्सीडेशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब इसी को भी कोरोजन भी कहते हैं। क्या, कोरोड हो रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर हो गया, एसिड हो गया, कोई भी एटमोसफेयर में हमारे हवा के साथ रिएक्ट हो गया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो गया, तो क्या कोरोड हो रहा है, हमारे सामान डे बाई डे कोरोड हो रहा है, कोरोजन हो रहा है, तो हमसे कोरोजन कहते हैं, इस प्रोसेस को कोरोजन कहते हैं। द ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर, जैसे सिल्वर, हम सिल्वर पहनते हैं, चांदी जिसे कहते हैं, सिल्वर पहनते हैं, उसके ऊपर भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ब्लैक कोटिंग आ जाता है। एंड ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, आप कॉपर देखे होंगे घर पे, आपकी मम्मी अगर होंगी तो जो भी कॉपर का सामान होगा उसे साफ़ करने के लिए लेमन यूज करती होंगी। क्यों? जब वो लेमन यूज करेंगी तो आप नोटिस कीजिएगा कि आपका जो वेसल है, जो भी बर्तन हो, वो क्या होगा, ग्रीनिश कोटिंग हो जाएगा, ऊपर का कलर जो होता है वो ग्रीन हो जाता है। क्या होता है, वो कोरोजन ऑफ कॉपर होता है। उसी तरह सिल्वर के ऊपर जो ब्लैक कोटिंग होता है वो कोरोजन ऑफ सिल्वर होता है। चलिए ठीक है। और अगर हम देखें तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप देख सकते हैं, ये कोरोजन जो है हमारे बहुत सारे चीज़ों पे नुकसान पहुंचाता है। जैसे हम अगर पब्लिक प्रॉपर्टी देख लें, ब्रिजेस हो गई, रेलिंग्स हो गया, शिप्स हो गए, ये सब बहुत कुछ है जो कि डे बाय डे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ख़राब होने लगता है बिकॉज ऑफ कोरोजन। हमारा बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी गवर्नमेंट का लॉस होता है। जैसे डैमेजेस हो गए, इसको रिप्लेस करने में, हमारा घर, खुद का घर पे देखिए अगर आप, तो टीन, अगर घर पे कहीं टीन लगाया, रूफ वगैरह किसी चीज़ का टीन से बनाया, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ख़राब हो जाता है। कार देखिए, साइकिल देखिए, हर चीज़ में जंक लगना कॉमन है। तो ये कोरोजन का एक पार्ट है।
और कोरोजन को हम अच्छे से समझेंगे चैप्टर 3 में। चलिए अब देखते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या है? रेंसिडिटी क्या? व्हेन फैट एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड, जब हम फैट हो या ऑयल हो कोई भी चीज़ें ऑक्सीडाइज हो जाता है तो दे बिकम रेंसिड एंड स्मेल, देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंजेस। तो क्या होता है जब ये ऑक्सीडाइज होता है तो हमारा जो फैट हो या ऑयल हो उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, तो इसको ही रेंसिडिटी कहते हैं या इसको रेंसिड कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं इस प्रोसेस को। तो सब्सटेंस विच प्रिवेंट्स ऑक्सीडेशन, एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडेड टू फूड containing फूड एंड ऑयल्स। जिस भी प्रोडक्ट में फैट एंड ऑयल होगा उसमें हम एंटीऑक्सीडेंट्स डालते हैं ताकि क्या हो, वो ऑक्सीडाइज ना हो, ख़राब ना हो। जैसे कि आप चिप्स का पैकेट देख सकते हैं, बहुत सारे पैकेट्स पे लिखा होता है एक्सपायरी डेट दिया होता है। क्यों दिया हुआ था? क्योंकि वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऑक्सीडाइज हो जाता है, रेंसिड हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए हमें एक एक्सपायरी डेट दिया हो कि इस एक्सपायरी डेट से पहले हम खा लें, ताकि यूज कर लें, ताकि वो हमें ख़राब ना हो या रेंसिड या ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में हमें ना मिले, क्योंकि टेस्ट चेंज हो जाएगा उसका। और देखिएगा कभी भी कोई एक्सपायर्ड अगर फूड पैकेट आपको मिल जाता है तो क्या होगा, या तो उसका स्मेल चेंज हो गया होगा, गंदा स्मेल आ रहा होगा, या वो टेस्ट उसका बहुत घटिया हो गया होगा, खा नहीं पाइएगा, थ्रो करना पड़ेगा। तो क्या हो गया, हम उसे कह सकते हैं कि वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया है। और ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स किस में ऐड करते हैं? फूड मटेरियल्स में ऐड करते हैं, जिसमें ताकि फैट और ऑयल जो उसमें प्रेजेंट है वो ऑक्सीडाइज ना हो। और एक काम कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, किसी टाइट कंटेनर में हम अपने फूड मटेरियल्स को जिसमें ऑयल एंड फैट्स है उसको रख सकते हैं, ताकि उसमें एटमॉस्फेयर कांटेक्ट में ना रहे और ऑक्सीडाइज ना हो पाए। तो इससे कुछ दिनों तक हमारा फूड मटेरियल सेफ रह सकते हैं। और आप हमेशा हर किसी का शिकायत रहता है कि हम तो चिप्स खरीदने जाते हैं, पर होता क्या है कि उसमें चिप्स कम और हवा बहुत ज़्यादा होता है। तो वो हवा जो होता है वो एक्चुअली नॉर्मल हवा नहीं है, वो हमें उसमें नाइट्रोजन डाला हुआ होता है, क्योंकि नाइट्रोजन एक इनर्ट एलिमेंट है, ये जल्दी रिएक्ट नहीं करता। तो क्या होता है कि जब चिप्स के पैकेट में भर भर के नाइट्रोजन दिया जाता है ताकि उसमें जो चिप्स है जिस पे ऑयल को होता है वो ऑक्सीडाइज्ड ना हो जाए, तो ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए उसमें नाइट्रोजन ऐड किया जाता है। चलिए, तो ये टॉपिक भी हमारा ख़त्म हो गया, ऑक्सीडेशन एंड कोरोजन और रेंसिडिटी। तो जो फूड मटेरियल्स में होता है, जो मेटल्स में होता है तो उसे कोरोजन कहते हैं। ऑक्सीडेशन अगर मेटल में हो गया तो उसे कोरोजन कहेंगे, अगर वही फूड मटेरियल्स में हो रहा है तो उसे रेंसिडिटी कहेंगे। तो बस यही है। तो क्या है, वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। तो सिंपल क्या लिखेंगे, आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट टू फॉर्म iron sulfate and copper. Therefore, the color of copper sulfate solution changes. Simple सी बात है। Give an example of a double displacement reaction other than the given one. Given activity 1.10 में जो एक्टिविटीज दी हुए हैं उसके अलावे हमें कोई दूसरा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताना है। तो सिंपल से आप कर पाइएगा, सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगला देखिए, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड सब्सटेंसेस दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें इसमें से चेक करना है कौन सा ऑक्सीडाइज्ड है और कौन सा रिड्यूस हो गया। ये भी आप कर पाइएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो सिंपल सी है बात, आपको समझ में आएगा, आप खुद से कर पाइएगा। ना समझ में आए, हम हैं, एक कमेंट कीजिए, हम आपके साथ आपको उस टॉपिक पर फिर से एक वीडियो बना के आपकी जो कन्फ्यूज़न है उसे हम दूर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बच्चों, और लास्ट में जो एक्सरसाइज है ये मैं कहूँगा कि आप खुद से करने की कोशिश कीजिए, ना आए मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके साथ हमेशा बना रहूँगा। तो इसी तरह ये चैप्टर हमारा ख़त्म होता है। थैंक यू बच्चों, साथ बने रहने के लिए। अब अगला चैप्टर हम कुछ दिनों में लेके आएंगे। थैंक यू।